हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का। यह आपका एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का थर्ड यूनिट है। इसके पहले 2 यूनिट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसके वीडियोस जो है अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के, तो आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स आपके 3 होंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये वीडियोस जितने भी हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 फॉर्म किए गए हैं और इसी के अंदर जिसके अंदर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आता है। तो अगर आप 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं बीए पॉल साइंस ऑनर्स के, आप अगर सॉल से या फिर आप एनसी वेब से या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कहीं से भी, या फिर आप रेगुलर स्टूडेंट भी क्यों ना हो, आपके लिए सिलेबस जो है मैच करेगा। अगर कोई और यूनिवर्सिटी से आप स्टूडेंट है किसी और यूनिवर्सिटी के, अगेन वहाँ पर भी आपको जो है कहीं ना कहीं जो है सिलेबस जो है थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बेसिक टेनेंट्स जो है वो सेम ही होते हैं। तो अब शुरू करते हैं ये वाला टॉपिक हमारा। और इसी के साथ जो है ये वीडियोस जो है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी मददगार है, बिकॉज दिस वीडियोस आर द बेसिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरीज एंड अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। कहीं ना कहीं इफ़ यू हैव PSIR ऑप्शनल और यू हैव अब पॉलिटिकल साइंस इन योर GS2 पेपर, तो अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट है तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। सो लेट्स मूव अहेड। इसी के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो मैं आपको पूरा एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बता देती हूँ इस चैप्टर का क्या होने वाला है। इस चैप्टर का स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा कि ये चैप्टर का क्या इंट्रोडक्शन है। इसका आप नाम लिख सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के ट्रेडिशंस क्या है। तो आपको मैं इससे पहले वाले चैप्टर्स में जो है हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आपको मैंने पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी के बीच में डिफरेंसेस बताया। अब हम पढ़ने वाले हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी के क्या क्या ट्रेडिशंस है। देखिए, ट्रेडिशन मतलब जो चीज़ें चलते आ रही है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स होती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कोलोनियलिज्म और नेशनलिज्म पढ़ने के लिए भी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट होती है, चाहे सबल्टन स्कूल ऑफ थॉट हो, मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट हो, कोलोनियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट हो, ओरिएंटलिस्ट हो, या फिर है ना नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट हो। उसी तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने के लिए भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, जैसे कि लिबरल, मार्क्सिस्ट, एनार्किस्ट एंड कंजर्वेटिव। अभी हम स्पेसिफिकली सिर्फ 4 को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 4 ही है, ऐसे बहुत सारी जो है आइडियोलॉजीज आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगी, जैसे कि एंड्रयू हैविट की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बुक, या फिर एंड्रयू हैविट की पॉलिटिकल थ्योरी बुक, या फिर ओपी गाबा सर की जो है हमारे को बुक मिलती है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, वो बुक। तो आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, इसमें आपको अनगिनत आइडियोलॉजीज मिल जाएगी। लेकिन जो हम आइडियोलॉजी आज डिस्कस करने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत डोमिनेंट आइडियोलॉजी के फॉर्म है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली जो है 4 ही थ्योरीज को, 4 ट्रेडिशंस को स्टडी करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के। और वो 4 ट्रेडिशंस क्या है? एक तो है लिबरल, एक है मार्क्सिस्ट, एनार्किस्ट और कंजर्वेटिव। अब स्टार्ट करते हैं लिबरल के ट्रेडिशंस में। हम समझेंगे कि लिबरल ट्रेडिशन में हम क्या समझने वाले हैं कि इसके कोर टेनेंट्स क्या है। कोर टेनेंट्स मतलब बेसिक प्रिंसिपल। हर एक जो ट्रेडिशन होता है इसका कहीं ना कहीं कोई बेसिक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, वो बेसिक एलिमेंट मतलब बेसिक एलिमेंट कोई भी थिंकर, अगर कोई लिबरल थिंकर आ रहा है, कोई मार्क्सिस्ट थिंकर आ रहा है, वो बेसिक टेनेंट्स जो रहेंगे वो हमेशा सेम रहेंगे। द लिबरल स्टेट, लिबरल स्टेट क्या है, इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, द स्कूल्स ऑफ द लिबरल ट्रेडिशन, और क्या स्कूल्स है लिबरल ट्रेडिशन की। मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन के बारे में समझेंगे, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन में जो है फिलोसफी, वो समझेंगे। एलियनेशन के बारे में समझेंगे, स्टेट और रिवॉल्यूशन के बारे में समझेंगे। और उसके बाद हम एनार्किस्ट ट्रेडिशन पढ़ेंगे। एनार्किस्ट ट्रेडिशन में भी हम कोर थीम्स को समझेंगे। उसके बाद एनार्किज्म की क्या ब्रांचेस है और एनार्की में जाने के लिए क्या रोड है। कंजर्वेटिव समझेंगे, कंजर्वेटिव के भी अगेन कोर टेनेंट समझेंगे और टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिज्म समझेंगे। इसके बाद हम समरी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और फिर आपको थोड़े बहुत रेफरेंसेस और फर्दर रीडिंग्स मिलेंगे। इस पूरे चैप्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है वो समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स को अवेयर करना कि लिबरलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, एनार्किज्म क्या है, कंजर्वेटिज्म क्या है, और ये जितने भी पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या डिफरेंसेस है जैसे एक को अलग बनाते हैं दूसरे से, ये हमें समझना है। ठीक है, मूविंग अहेड, इंट्रोडक्शन समझते हैं। पॉलिटिकल ट्रेडिशन, कभी भी आप ध्यान रखिए कि जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन है अरिस्टोटले के टाइम से आप देख लीजिए, कभी भी जो होता है क्या कहते हैं वो सेम नहीं होता है। कोई ना कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम आती है। पहले मोनार्की चल रही थी बहुत टाइम से, फिर एक टाइम के बाद आपने देखा कि कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, सिविल वॉर हुआ,
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि कहीं न कहीं मोनार्की को ओवरथ्रो किया गया। तो इसलिए कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है कि जो एक्सिस्टिंग सिस्टम होता है, कहीं न कहीं एक हमेशा डिससैटिस्फैक्शन होता ही है पॉलिटिकल सिस्टम में। कोई परफेक्ट सोसाइटी अभी तक नहीं बनी है पूरे वर्ल्ड में और ना ही कभी बन सकती है। उटोपिया जिसे हम कहते हैं, एक स्टेट जहाँ पर एवरीवन इज़ हैप्पी, वैसा कोई भी स्टेट नहीं है। लेकिन हर फिलोसोफर, हर पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, हर तरीके का जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट होता है, वो यही एम करता है कि कुछ ना कुछ थ्योरी इस तरीके से आए ताकि सारे लोग सोसाइटी में खुश रह सकें। ठीक है। तो पॉलिटिकल ट्रेडिशन का जो आइडिया है कभी भी स्टैटिक नहीं रहेगा। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। और ये कुछ भी हो सकता है, मतलब पॉलिटिकल ट्रेडिशन कुछ भी हो सकता है। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो है क्या कहते हैं वोट करना, या फिर बहुत सारे बिलीव्स, जैसे कि कोई सोचता है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलना चाहिए, एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। जो हम आज राइट्स एंजॉय करते हैं, कहीं ना कहीं ये राइट्स कभी ना कभी किसी ने थिंकर ने सोचा होगा। जैसे कि आपको पता होगा अगर कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो किस तरीके से डिराइव हुए। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके बहुत टाइम तक ये वीमेन को राइट्स नहीं मिले थे। मैन एंड वुमेन आर इक्वल, ये बात बहुत लेट जो है नेशंस ने एक्सेप्ट करी। प्रॉपर्टीड मैन को वोटिंग बहुत लेट मिली। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हुई है हिस्ट्री में। तो जो आज हमें बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड मिलती है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस, एक सॉवरेन नेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एंसेस्टर्स को नहीं मिली है और कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया है। अब हम समझते हैं कि मेजर टैलेंट होता है पॉलिटिकल। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो एक मेजर टैलेंट होता है, मेजर टैलेंट मतलब जो एक पॉलिटिकल ट्रेडिशन चल रहा है उसका कोई ना कोई कोर प्रिंसिपल होगा, और वो है ना क्या कहते हैं वो जो है हमेशा सेम रहेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही सेम रहे। कैसे? मतलब देखिए अब लिबर्टी, लिबरलिज्म के अंदर दो ब्रांचेस कर दी गई है जो कि ईसाइया बर्ली ने की है। और दो ब्रांचेस के अंदर एक नेगेटिव लिबर्टी और एक पॉजिटिव लिबर्टी की गई है। अब पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर क्या कहा जाता है कि स्टेट जो है वो कैसा है, स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन निगेटिव लिबर्टी में क्या कहा जाता है, स्टेट एज अ नेसेसरी इविल। तो मतलब कहीं ना कहीं स्टेट को एक में इविल बताया जा रहा है और एक में जो है पॉजिटिवली उसके रोल बताए जा रहे हैं। और दोनों भी ब्रांचेस किसकी है, लिबर्टी की है, लिबरलिज्म की है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से कॉन्ट्राडिकेशन हो गया कि जो बेसिक टेनेंट्स हैं वो भी कभी कभी कॉन्ट्राडिकेट करते हैं। अब हम चार पॉलिटिकल ट्रेडिशंस पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और ये ट्रेडिशंस क्या है, इनके सेंट्रल टेनेंट्स क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं, ये समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं लिबरल ट्रेडिशन के साथ। तो लिबरल ट्रेडिशन जो है पॉलिटिकल साइंस का, ये एक ऐसे वर्ड से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। इसका मतलब लिबर, लिबर का मतलब होता है फ्री पीपल, अ क्लास ऑफ फ्री पीपल। ठीक है। फ्री इन द सेंस, फ्री मतलब कौन से पीपल, फ्री, फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है। और कहीं ना कहीं लिबर्टी क्या इंश्योर करता है, लिबर्टी ये इंश्योर करता है कि सोसाइटी के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो बिल्कुल फ्री रहे, उन पर कोई भी तरीके का कंस्ट्रेंट ना हो। तो जो अर्ली थिंकर्स थे, हॉब्स, लॉक, लॉकी और रूजो, और उसके बाद रॉल्स भी, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि वो लोग लिबर्टी, एब्सोल्यूट लिबर्टी पे फोकस करते हैं। लेकिन बाद में जाके ये पता चला कि कहीं ना कहीं जो है एब्सोल्यूट लिबर्टी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि आप समझिए कि आपकी उनका टैलेंट क्या होता है, बेसिक टैलेंट क्या होता है वो हम समझेंगे, उसके बाद हम उसकी क्रिटिसिज्म करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम उसका अल्टरनेट भी देखेंगे। ठीक है। लिबरलिज्म कहाँ से आया, लिबरलिज्म का ग्रोथ कैसे हुआ? लिबरलिज्म का जो नोशन है वो लेसिस फायर से आया, मतलब लीव द मैन अलोन। लेसिस फायर, फ्रीडम, फ्री मार्केट या फिर कैपिटलिज्म जो भी आप बोल लो। तो लेसिस फायर मतलब मैन को अलोन छोड़ दो, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ। और कहीं ना कहीं लिबरलिज्म जो है इसलिए वर्क करता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से बंधा हुआ ना रहे। अब लिबरलिज्म कैसे आया वो भी हम समझेंगे। लिबरलिज्म जो है जब वेस्टर्न यूरोप के अंदर फ्यूडलिज्म का ब्रेक डाउन हुआ तब लिबरलिज्म आया। अब आप एक बात और समझिए, आपको अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, जो अर्लियर सिस्टम्स थे, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो सिस्टम्स थे वो कितने अलग थे वो भी आपने समझा होगा। वॉट आई मीन टू से इज़ कि पहले जो है लिबर्टी नहीं मिलती थी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को, इन द फॉर्म की आप अगर पहले का फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, जो हाई एर्केरियल फ्यूडल डिवीजन ऑफ पावर जो था, उसको अगर आप समझेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं जो है आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रियलाइज़ होगी कि
तीन क्लासेस थी, एक जो थी क्लर्जी, नोबिलिटी और जो है क्या कहते हैं थर्ड स्टेट। और थर्ड स्टेट को ना वोटिंग राइट्स थे, ना उन्हें जो है उन्हें ही टैक्स पे करना होता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है होती थी, ठीक है। तो कहीं न कहीं जो है कॉमन मैन का और वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं थे, और थर्ड स्टेट में नॉट अलाउड टू वोट। ऑल दिस थिंग्स हैपेंड। तो कहीं न कहीं हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारा जो आइडिया है लिबर्टी का, मतलब मैन शुड बी फ्री एंड जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे इस पे फोकस किया गया है। मतलब लिबरलिज्म किस पे वर्क करता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे वर्क करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन भी कैसा बनाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा बनाना चाहिए जो सब एग्री करते हो, ना कि कोई पर्टिकुलर रूलर जो है उसे बना दे, ठीक है। अब हम समझेंगे कि ऐसा क्यों रेज हुआ। अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहें तो थोड़ा सा डिटेल में आप इनके बारे में रीड कर सकते हैं, आपको एनसीईआरटी बुक से मिल जाएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुआ था, इंग्लिश सिविल वार 17th सेंचुरी का, और जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था इन 1776। तो ये तीनों क्या सिग्निफाई करते हैं, ये तीनों सिग्निफाई जब करते हैं कि उस टाइम पे कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग मोनार्कियल पावर थी, और वो एग्जिस्टिंग मोनार्कियल पावर अनइलेक्टेड थी, तो कहीं न कहीं उनकी क्वेश्चनिंग चल रही थी कि आप जो है किस तरीके से आप हम पे रूल कर सकते हो, ठीक है। और लिबरलिज्म किसकी आवाज़ थी, लिबरलिज्म उन मिडिल क्लास की आवाज़ थी जो एब्सोल्यूटिज्म को रिप्लेस करना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ। अभी मैंने आपको बताया कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास का जो इमर्जेंस हुआ वो बाद में हुआ। पहले जो है मिडिल क्लास को यूजुअली इग्नोर कर दिया जाता था, बिकॉज लैंड ओनिंग क्लास नहीं है, या फिर बहुत पुअर है, या फिर वर्कर्स है, उसमें मेजॉरिटीली वीमेन और चिल्ड्रन है। और इस तरीके से मतलब जो है कहीं ना कहीं एक अनजस्ट सोसाइटी हुआ करती थी इन द टाइम ऑफ व्हेन यू टॉक अबाउट द बॉर्बन डायनेस्टी इन द फ्रेंच, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो नाइन्थ की आप एनसीईआरटी लेकर पढ़ सकते हैं। तो उसमें आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि किस तरीके से उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, फ्यूडलिज्म क्या था, वो सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है बिफोर यू अंडरस्टैंड कि ये आइडिया ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ लिबरलिज्म कहाँ से इमर्ज हो गया। इट डू नॉट कम एनीवेयर आउट ऑफ द ब्लू, ऐसे अचानक से नहीं टपक पड़ा कहीं से आइडिया। ये आइडिया जो है लोगों ने बहुत डिकेड्स, बहुत सेंचुरीज में रियलाइज किया that they are born free and they have the right on their own lives and nobody can command them to what to do or what not to do। तो यही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनिंग जो है स्टार्ट हुई थी। अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो चाहे इंग्लिश सिविल वॉर हो, ये सारी चीज़ें ने कहीं ना कहीं जो पूरा वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है उसे चेंज करके रख दिया था। और लिबरलिज्म जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ट्रेडिशन तब बना जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बढ़ने लग गया 19th सेंचुरी यूरोप में। अब देखिए कहीं ना कहीं आप जब फेडरलिज्म के बारे में समझेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि क्यों जो है लोग बंधे हुए थे, क्यों जो थर्ड स्टेट था जो कॉमन लोगों से कंपोज था वो क्यों बंधा हुआ था जो है क्लर्जी नोबिलिटी से, क्यों जो है इस तरीके का सिस्टम एग्जिस्ट करता था। कहीं ना कहीं जो है उस टाइम पे इकोनॉमिक फ्रीडम ना होने के कारण, इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होने के कारण इन्हें जो है हम डिपेंड होना पड़ता था। जितने भी उनको इकोनॉमिक एक्सचेंजेस वगैरह करने हैं उनके लिए ये जो है इंडिपेंडेंट नहीं थे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, इसलिए इन्हें डिपेंड होना पड़ता था और इसी तरीके से ये जो सिस्टम है चला आ रहा था। लेकिन 19th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया तो जैसे कि आज के टाइम में जो आप जॉब्स देखते हो, ये सारी जॉब्स पहले के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। इतना वाइड स्प्रेड लिटरेट इतना लिटरेसी वाइड स्प्रेड नहीं था कि लोग जो है लिटरेट होके कुछ जॉब कर सके। 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया उसी के साथ बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है कहीं ना कहीं जो है एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, जो कि प्रीवियसली जो है अपने पहले जो है अपने हक जो है नहीं मांग पा रही थी, उनको जो है अब आपने अगर क्या कहते हैं अगर कोई आप कॉमन मैन हो, आपने मिडिल क्लास फैमिली से भी अगर आप एक बार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो आप जो है अपने राइट्स को जो है असर्ट कर सकते हो। अभी के टाइम में हमें ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं फ्रॉम आवर स्टेट। उस टाइम पे जो है उस तरीके का स्टेट का जो है फंक्शन नहीं हुआ करता था
कि जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइडेड हो। इनफैक्ट वेमेन को भी 20th सेंचुरी के अंदर अराउंड जो है क्या कहते हैं राइट्स मिले, वोटिंग राइट्स। उससे पहले जो है यूरोप में भी जो है वोटिंग राइट्स वुमेन को नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो बहुत सारी इनक्वालिटीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी सोसाइटी में, उसको किस तरीके से लोगों ने चैलेंज किया और उसको चेंज किया। तो लिबरल ट्रेडिशन का जो ये कॉन्टेक्स्ट है जो 18 और 19 सेंचुरी में यूरोप को हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी के अंदर जो है बहुत सारी वैल्यूज़ उभर कर आई, जैसे कि यूनिवर्सल रीज़न, जैसे कि इस टाइम पे रैशनैलिटी, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ऐसी चीज़ें भी जो है बढ़ने लग गई थी। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन जो है एग्जिस्ट करता था, मतलब ह्यूमन जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन करता था कि वाई शुड आई बी बाउंडेड, मुझे क्यों बांधा जा रहा है, वाई कांट आई बी फ्री। तो वो जो फ्री नोशन है, जो एब्सोल्यूट फ्रीडम का जो नोशन है, वो इस टाइम पे डेवलप हो रहा था। अर्ली जैसे कि हॉब्स, लॉकी, रूजो, इन्होंने जैसे जैसे अपनी थ्योरीज देते गए, वैसे ही जो है ये चीज़ें और ज़्यादा डेवलप होने लग गई। अब हम ये भी समझने वाले हैं कि क्या कोर टेनेंट्स होते हैं लिबरल ट्रेडिशन के। तो लिबरल ट्रेडिशंस के कोर टेनेंट्स क्या होते हैं ये हम समझने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो के लिए इतना ही। और आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट आई डिस्कस विद यू। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग द सिलेबस, रिगार्डिंग दिस कोर्स and anything else, you can comment down in the comment section. I'll see to it probably and I'll respond. I'll try to respond to all your doubts. और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो you can join my telegram channel and you can get the access of notes over there, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ऑफ माई चैनल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई लिंक इज प्रोवाइडेड अगेन इन द ग्रुप, गिव इन दिस डिस्क्रिप्शन, द चैनल डिस्क्रिप्शन। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझे जितने भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई विल बी ग्लैड टू सॉल्व इट। टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।